नमस्कार दोस्तों जी, पैसे दीजिए। चल आगे बढ़ते हैं। इधर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन अपन पिछले बार पढ़ लिए थे। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मेन मोटिव क्या रहता है? ओवरलैपिंग। क्या? ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज को कम से कम करना। इसकी टैगलाइन थी वन यूनिट वन प्लान, वन यूनिट वन यूनिट वन लीडर वन डन है। चल आगे बढ़ते हैं। किसी बता दूं? नहीं। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आइए, आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। ये प्रिंसिपल क्या बोलता है कि भाई वर्क को डिवाइड करिए। क्या करिए? वर्क को। वर्क डिवाइडेड होगा, वर्क जब डिवाइड होगा तो बेहतर तरीके से काम होगा। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब रहता है अगर मान लो कोई भी काम अगर आप पूरे एक इंसान को दे दो, क्या वो बेहतर तरीके से कर पाएगा? नहीं। मानो एक ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग का काम भी यही करता है, ऑर्गेनाइजिंग का काम भी यही कर रहा है, स्टाफिंग का काम भी यही करना है, डायरेक्टिंग भी यही कर रहा है, कंट्रोलिंग भी यही कर रहा है, तो एट द एंड लग जाएगा, पागल हो जाएगा। बोलना क्या और कुछ बचा? वो भी तो सालो पागल हो जाएगा वो। तो इसीलिए क्या करते हैं अपन? काम को बांटते हैं, काम को बांटते। The work should be divided into many hands, यानी हर काम को बांट दो। ले भैया तू ये काम कर, तू ये काम कर, तू ये काम कर। जब काम लोगों में बढ़ जाता है तो काम बेहतर तरीके से होता है। जब काम लोगों में बढ़ जाता है तो काम बेहतर तरीके से होता है। समझ में आया? यही बोलता है प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। अच्छा अब एक बात बताओ, अगर आप एक छोटा काम बार बार करेंगे तो उसमें माहिर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? मान लो मैं पहले गुपचुप बनाता था, गुपचुप बेचता था, गुपचुप खाता था और गुपचुप के पैसे देता था। ठीक है? अगर मान लो सिर्फ मेरे को एक छोटा सा काम दे दिया जाए कि तू यार गुपचुप ही बना, तो मैं गुपचुप बनाने में एकदम माहिर हो जाऊंगा कि नहीं? एकदम जबरदस्त। ओ ऐसा कि बाप रे रपा रप गुपचुप बना रहा हूं, रपा रप गुपचुप बना रहा हूं, होगा कि नहीं होगा? मैं एकदम स्पेशलाइज्ड हो जाऊंगा। तो याद रखना डिवीजन ऑफ वर्क ये बोलता है दैट कि वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क, यानी काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटिए लोगों के बीच, ताकि उससे क्या क्रिएट हो? स्पेशलाइजेशन। ताकि उस काम में आप एकदम महारत हासिल कर लो, स्पेशलिस्ट बन जाओ। तो याद रखना एक ऐसा प्रिंसिपल जो स्पेशलाइजेशन क्रिएट करता है वर्कर्स के बीच, वो क्या है? डिवीजन ऑफ वर्क। क्या है? डिवीजन ऑफ वर्क। याद रहेगा पक्का? तो विच प्रिंसिपल क्रिएट स्पेशलाइजेशन अमंग द वर्कर्स? तो अपन क्या बोलेंगे? डिवीजन ऑफ वर्क। विच प्रिंसिपल सेज दैट वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू मेनी हैंड्स? प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, जो कि बोलता है काम को बांटना चाहिए। डन? समझ में आया? जैसे देखिए ऊपर करिए, इसमें देखो काम को बांटा गया है। काटने का काम किसी और को दिया, जोड़ने का काम किसी और, पॉलिश का काम किसी और को, फिनिशिंग का काम किसी और। काम को बांटो बोलता है। अगला करो, रूल्स वाले लेके आओ, थोड़ा सा टाइम लेगा, वो पता नहीं आज उसको कुछ चढ़ गया है, माता चढ़ गई उसको आज। चलो आगे। प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन आप जानते ही हो, जो आपके जीवन में नहीं है, है ना? है ना? रूल्स एंड रेगुलेशन। तो डिसिप्लिन रेफर्स टू द फॉलोइंग ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, नॉट ओनली रूल्स एंड रेगुलेशन, डेवलपिंग कमिटमेंट। इसका मतलब है जो मैं बोलता हूं वो मैं नहीं करता, नहीं करता है। तो जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं, जो मैं नहीं बोलता, क्या मूवी चल रही है? नहीं बोलता तो नहीं करता, आगे बढ़े। तो बोलना का मतलब ये है कि डिसिप्लिन का मतलब है सबसे पहले रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना। क्या फॉलो करना? अगर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है मैं उससे पेनल्टी चार्ज करूंगा, मैं उसको पनिश करूंगा। तो पनिश करने का जो राइट देता है वो कौन सा वो है, मतलब प्रिंसिपल है? डिसिप्लिन। बोलेगा ना कि वर्कर लोग अपना काम का कपड़ा नहीं पहन रहे थे काम के दौरान, तो आपने उन पे पनिशमेंट लगा दी। बताओ कौन सा प्रिंसिपल यहाँ हाईलाइट किया जा रहा है? ओके, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रहे थे तो अपन ने क्या किया? पेनल्टी या पनिश किया। समझ में आ गया? अगला बोलता है ये तो ठीक है, इसको तो डिसिप्लिन बोलेंगे ही बोलेंगे, प्लस आप जो वादा कर रहे हो उसको निभाओ। वादा किया तो निभाना पड़ेगा, नहीं तो जेल जाना पड़ेगा। समझ गए? तो कहने का मतलब ये है कि आप जो भी वादा कर रहे हैं उनको निभाना चाहिए। जब आप वादा निभाएंगे तो उसको भी डिसिप्लिन बोला जाएगा। जैसे मान लो टॉप लेवल वालों ने बोला कि हम आपको 10% बोनस देंगे अगर हमको प्रॉफिट हुआ। तो अगर हम लोग बाद में ये काम को पूरा कर रहे हैं, यानी अपनी कमिटमेंट को पूरा कर रहे हैं, तो कौन सा प्रिंसिपल यहाँ हाईलाइट हो रहा है? प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, बिकॉज दे आर ऑनरिंग देयर कमिटमेंट। जो भी कमिटमेंट उन्होंने किया था उसको वो पूरा कर रहे हैं। समझ में आ गया? क्लियर है? चलो बढ़िया, आगे नेक्स्ट। अगला जो हमारा प्रिंसिपल है दोस्तों वो है अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी। दोस्तों समझ में आया दोस्तों? सो अगला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब रहता है पावर टू टेक डिसीजन, यानी अगर आप किसी भी मैटर में डिसीजन ले सकते हो तो मैं बोलता हूं आपके पास अथॉरिटी है।
वही मैं अगर बोलता हूं कि अगर आपको काम दिया जा रहा है तो उसको बोलते हैं आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब रहता है काम का मिलना, यानी ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द वर्क, काम का मिलना, काम को कंप्लीट करना। अथॉरिटी का मतलब है पावर टू टेक डिसीजन, यानी डिसीजन लेना। समझ में आ गया? अब ये दोनों में ना संतुलन बराबर रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? संतुलन। ठीक है, ये रहना चाहिए, क्योंकि अगर संतुलन नहीं रहा तो संतुलन बिगड़ जाता है, संतुलन बिगड़ गया तो काम नहीं हो पाता। जैसे जैसे चलो एक एग्जांपल लेते हैं थेनोस का। इसका मान लो थेनोस आने वाला है, मैं हर्ष के पास गया, हर्ष थेनोस आने वाला है। ये बोला वाव। मैं बोला तुझे उसे रोकना है, और ये बोल के मैं गायब हो गया। ये बोला ये पावर तो दे, ऐसा कैसे रोकेगा मैं? जाहिर सी बात है काम नहीं कर पाएगा, ये एक थोड़ी लड़ पाएगा ऐसे सिनारियो। कुछ ना कुछ तो चाउन गुट्टी देनी पड़ेगी ना उसको, अभी तो हाँ कुछ तो देना पड़ेगा तभी तो लड़ पाएगा। अच्छा अगर मान लो मैंने काम नहीं किया तो क्या काम हो सकता है? तो यही बोलता है कि मान लीजिए कभी ऐसा हुआ कि अथॉरिटी आपको नहीं दी गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई, तो याद रखना वो काम कभी कंप्लीट नहीं हो सकता। समझ में आ गया? अच्छा क्या कभी ऐसा हो सकता है कि काम ही ना दिया जाए और अथॉरिटी दे दी जाए? जैसे मैं आया एक दिन इसके सपने में, मैंने इसको थॉर की पावर दे दी, ओहो थॉर हथौड़ा आ गया, ठीक है, और मैंने इसको कोई काम बोला ही नहीं, गायब हो गया। बाद में गलत इस्तेमाल कर रहा है, किसी के भी सर पे हथौड़ा मार दे रहा है, हाँ सबका सर फोड़ रहा है, कुछ भी कर रहा है, गलत इस्तेमाल कर रहा है, हर जगह बिजली बिजली, ओ बिजली गिरी भैया, बिजली गिरी कर रहा है, तो दिक्कत है ना, यहाँ गलत इस्तेमाल कर रहा है कि नहीं अपनी पावर्स का। तो यही बोलता है कि यार पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए। एक ऑर्गेनाइजेशन में भी एक मैनेजर को अगर आप पावर दे रहे हो तो उसको काम तो दो। अगर आप पावर दे दिए काम ही नहीं दिए तो फिर वो पावर का गलत इस्तेमाल करेगा, फिर वो सबको छेड़ेगा, उंगली करेगा। और अगर मान लो आपने काम दे दिया और पावर नहीं दी तो क्या होगा? फिर वो काम ही नहीं होता है। समझ में आ गया ना? सो इसकी टैगलाइन याद रखना, देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी। देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी। याद रहेगा, देख लो, बैलेंस और पैरिटी बिटवीन द टू कमांड, दैट इज अथॉरिटी एंड। इसकी टैगलाइन है, याद रखिएगा। चलिए करो ठीक है ना? अगला तो देख लिया। चलो यूनिटी ऑफ कमांड। कमांड का मतलब क्या रहता है? आदेश। कमांड का मतलब क्या रहता है? आदेश। समझ में आया? प्रतिष्ठा, अनुशासन, वो पता नहीं क्या क्या। तो कमांड का मतलब आदेश। अगर दो लोग अलग अलग आदेश दें तो बीच में फंस जाते हो। मान लो मम्मी पापा की लड़ाई हुई, एक आप मान लो ये पुष्पा है ना, पुष्पा बोली मैं चाय बनाने जा रही हूँ, मम्मी आप चाय पियोगे? तो मम्मी बोली हाँ चाय पीऊंगी। मम्मी पापा की लड़ाई हुई, जैसे आगे जा रही थी पापा बोले सुन पहले मेरे लिए कॉफी बना। अब ये डिलेमा में फंस गई, पहले मैं चाय बनाऊं, पहले मैं कॉफी बनाऊं। जैसे ये चाय का पतीला उठाती आवाज आता है ए कॉफी, जैसे कॉफी का मग उठाती धीरे ए चाय दे रे। समझ में आया? तो भैया सिंपल सादी बात है, यहाँ फंस गई नहीं फंस गई? तो कभी भी यही बोलता है कि यूनिटी ऑफ कमांड बोलता है एट वन टाइम वन बॉस शुड गिव ऑर्डर टू वन एम्प्लॉय, यानी एक टाइम पे एक बॉस एक ही ऑर्डर देना चाहिए। देखो एक टाइम पे एक बॉस एक ही कमांड एक एम्प्लॉय को दे, तो इससे कंफ्यूजन नहीं होता है। अब जैसे ऑर्गेनाइजेशन में मान लो मैं भी एक बॉस हूं, ये भी एक बॉस है, किसी ने बोल दिया कि शर्मा जी से हम रॉ मटेरियल्स नहीं खरीदेंगे, जाओ बोल के आ जाओ वर्कर शर्मा जी को। वर्कर बोला ठीक है मैं चलता हूँ, रास्ते मेरे से मिला, मैंने बोला वर्कर बोल के आइए शर्मा जी से हम रॉ मटेरियल खरीदेंगे। उसका बेचारा क्या बोले, एक बॉस मना किया एक बॉस हाँ बोल रहा, कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि नहीं? बस इसी चीज को रोकने के लिए बोलता है वन सबऑर्डिनेट शुड रिसीव इंस्ट्रक्शन फ्रॉम या कमांड फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली। डन? याद रहेगा? इससे क्या अवॉइड होता है? कंफ्यूजन और केओस। क्या अवॉइड होता है? कंफ्यूजन और केओस। किसी टाइप का कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होता। डन? आगे बढ़े। देखो रिस्पांसिबिलिटी चलो, प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। थोड़ा सा ज्यादा लंबा कहानी है। प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, ये क्या बोलता है? मान लो अगर आपके सामने कभी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आई। अच्छा सबसे पहले सबऑर्डिनेशन का मतलब होता है छोटापन, छोटा रखना। इंडिविजुअल इंटरेस्ट का मतलब रहता है खुद का इंटरेस्ट, खुद का अपना, है ना? बोलते हैं ना मेरा इंटरेस्ट मतलब मेरा शौक नहीं है, मेरा इंटरेस्ट। जनरल इंटरेस्ट का मतलब रहता है या तो मेरी भलाई या तो सबकी भलाई। ये तो हमेशा अपनी भलाई को कम रखो जब आप सबकी भलाई के साथ डील कर रहे हो। तो सर जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूं,
मान लीजिए आप मैनेजर थे, आपके पास 2 लोग आए। एक बंदा आया और वो बोला भाई आप हमसे रॉ मटेरियल खरीदिए, ब्रिज बना रहे हो आप, हमको पता है, आप हमसे सीमेंट वगैरह खरीदो, हमारा सीमेंट A1 क्वालिटी का 100 रुपए किलो, अरे ऐसा जबरदस्त सीमेंट लगाओ, सालों साल चलाओ, कुछ नहीं होगा। दूसरा बंदा आया मैनेजर के पास, वो बोला हमारा सीमेंट महाघटिया, भांगर सीमेंट, सस्ता नहीं महाघटिया मान लो, ठीक, भांगर अच्छा है ना भाई, बाद में मत बोल, हाँ मान लो जो भी है, सीमेंट घटिया वाला। बट उसने पता आते साथ क्या बोला कि अगर आप हमसे सीमेंट खरीदोगे तो हम आपको कमीशन दे देंगे। अब अगर वो मैनेजर लालची रहा तो वो क्या करेगा, कमीशन वाला खरीद लेगा। अगर मान लो कमीशन वाला खरीद लिया, उससे ब्रिज बना और ब्रिज ढह गया और लोग निपट गए, तो बाद में तो पूरी कंपनी बंद हो जाएगी। तो अपने छोटे से फायदे के लिए खुद के पांव में कुल्हाड़ी नहीं, कुल्हाड़ी पे ही पांव दे मारा है कि नहीं, समझ में आया? इसलिए बोलता है कभी भी अगर आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी आए जिसमें आपका भला हो रहा है या सबका भला हो रहा है, तो किसको सिलेक्ट करेंगे? ठीक है। इंटरेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट सुपरसीड द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल और एम्प्लॉइज, यानी ऑर्गेनाइजेशन का भला के आगे आप अपना इंटरेस्ट हमेशा छोटा रखें, हमेशा छोटा। यानी प्रायोरिटी किसको देनी है? ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को, सबसे पहले उसको आगे रखना है। डन, समझ में आ गया? ऑर्गेनाइजेशनल गोल मस्ट नॉट बी सैक्रिफाइस्ड बिकॉज ऑफ इंडिविजुअल गोल्स, ये याद रखना। इंडिविजुअल गोल्स के चलते ऑर्गेनाइजेशन गोल सैक्रिफाइस नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज। क्या? प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ये प्रिंसिपल बहुत ही सिंपल बात करता है, बहुत ही सिंपल। ये प्रिंसिपल बोलता है काम कर रहे हैं ना अपन, अगर मान लो हम लोग काम कर रहे हैं एज अ वर्कर, तो हमको सैटिस्फाइबल वेजेस दो। क्या दो? मतलब ऐसा पैसा दो जो हमको लगे काम के लायक सही है, बढ़िया। अगर आप कम पैसा दोगे तो क्या होगा? सेटिस्फाइड नहीं फील करेंगे, तो क्या होगा? छोड़ के चल जाएंगे जब अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगा, है ना? वो किसी और से मिल के आ रहे हैं, फिर भी हम उनका नाम ले रहे हैं, एक बेवफा से हम कितना प्यार कर रहे हैं। सुनो, ये गाना है बे, मजाक नहीं भाई, गाना है। खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना, चढ़ा हूं जैसे तैसे। इतना बढ़िया भी, खुद ही को कर बुलंद इतना, चढ़ा हूं जैसे तैसे, खुदा ने बंदे से खुद पूछा अबे अब उतरेगा कैसे? चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या बोलता है? इसमें बोलता है कि वर्कर्स को क्या मिलना चाहिए? सेटिस्फाइबल वेजेस, यानी सही वेजेस मिलना चाहिए यार अपने काम का। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। देखो दो लोग को कंपेयर कर रहा है, एक वर्कर को और उसके काम को, है ना? बहुत सारी कहानी दी हुई है पर इंपॉर्टेंट देखो ये फेयर एंड एडिक्वेट। इसका मतलब क्या होता है? काम के बदले सही और बढ़िया पेमेंट, जैसा काम वैसा पेमेंट होना चाहिए। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। यहां दो एम्प्लॉय की बात नहीं कर रहा है, यहां एक एम्प्लॉय और उसके काम की बात हो रही है। काम जैसा पेमेंट वैसा, काम बड़े लेवल का पेमेंट बड़े लेवल, काम छोटे लेवल का पेमेंट। समझ गया ना? चलो बढ़िया, अगला नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब ये प्रिंसिपल क्या बोलता है? प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन का मतलब रहता है कीपिंग द पावर इन वन हैंड, केंद्रीकरण, पावर सारी अपने पास रखना, सारा डिसीजन खुद से लेना, उसको अपन क्या बोलते हैं? सेंट्रलाइजेशन। अगर आप पूरा डिसीजन खुद से लेते हो तो उसको सेंट्रलाइजेशन बोलते हैं, पर अगर आप डिसीजन मेकिंग पावर बांट देते हो, यानी अथॉरिटी बांट देते हो, उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। समझ में आया? तो दिक्कत, परमानेंट तौर पे अगर आप पावर अपनी दे देते हो किसी को तो उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। तो बोलता है अगर ऑर्गेनाइजेशन छोटी है तो सेंट्रलाइज होना चाहिए ताकि झगड़ा वगड़ा ना हो, है कि नहीं? मान लो मैं ओनर था और ये वर्कर था, एक दिन मेरे को ऐसा मन किया कि यार ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसको भी ओनर बना देता हूँ। मैंने इसको ओनर बना दिया। अब जिस दिन ये ओनर बन गया मैं इसको बोलूंगा चाय लेके आता, ये बोलेगा मैं ओनर हूँ, वर्कर नहीं हूँ, तो फिर लड़ाई झगड़ा होगा ना। इसलिए वहां पे पावर क्या रखो? सेंट्रलाइज रखो, यानी पावर को बांटो। पर अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो पावर आप अपने पास रख के पूरी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चला पाओगे। चला पाओगे क्या? बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कभी रन नहीं कर पाओगे अगर सिर्फ पावर आपके पास है तो। यस और नो? तो आपको पावर बांटना ही पड़ेगा। तो ये प्रिंसिपल बोलता है आपको ना एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा मिक्सचर क्रिएट करना चाहिए सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन का, कि कुछ पावर सेंट्रलाइज रहे, कुछ पावर डिसेंट्रलाइज रहे। क्या? कुछ पावर सेंट्रलाइज रहे, कुछ पावर डिसेंट्रलाइज। जैसे जैसे मान लीजिए एक दुकान है, वहां पे जो सेल्स वुमन है वो 10% तक का डिस्काउंट खुद से दे सकती है, तो ये क्या? डिसेंट्रलाइजेशन। 10% तक का डिस्काउंट वो खुद से दे सकती है, बट उसके बाद का एडिशनल अगर कोई भी डिस्काउंट देना है तो कौन देगा? वहां का मालिक।
मालिक से उसको पूछना पड़ेगा। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइज। कुछ पावर सेंट्रलाइज्ड है, कुछ पावर डिसेंट्रलाइज्ड। बढ़िया है कि नहीं? तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सेंट्रलाइजेशन एंड। तो देखो सेंट्रलाइजेशन का मतलब बताया, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब बताया, और बोलता है बाद में दोनों के बीच क्या होना चाहिए? बैलेंस। क्या होना चाहिए? बैलेंस। कोई दिक्कत है तो पूछो, समझ में आया? वेरी गुड। अगला क्या? प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। स्केलर चेन किस बारे में बात करता है? स्केलर चेन बताता है एक फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी या कम्युनिकेशन। ये बोलता है कि कम्युनिकेशन या अथॉरिटी कैसे फ्लो करती है? टॉप से बॉटम की तरफ। कैसे फ्लो करती है? टॉप से बॉटम। इस तरीके से मान लो टॉप है तो अथॉरिटी कैसे जाएगी? लोअर की तरफ। हाँ, बीच में। समझ में आ गया ना? इस तरीके से बढ़ेगी। डन। तो बेटा स्केलर चेन में प्रॉब्लम क्या थी सर? ये बताया क्यों गया? देखो कभी कभार क्या रहता है, अगर मान लीजिए एट वन टाइम टॉप लेवल वाले लोअर लेवल वालों से बात करें, लोअर लेवल वाले टॉप, फ्रीली बातें हो रही है, तो ऐसे में रूमर्स वगैरह क्रिएट हो जाते हैं, अफवाह क्रिएट। आप कितने बार ऐसा सुने हो, कोई दोस्त आपके पास आके बोल रहा सुनना तेरे बारे में ये सुनने में आया है, मेरे को अच्छा नहीं लगा पर मैं तुझे बता रहा हूँ। फिर आप पूछते कौन बोला? सामने वाला बोलता है वो नहीं बता सकता बट मेरे को सुनने में आया। पर आपको कभी पता ही नहीं चलता है तो कौन बताया। पता भी चल जाता है तो बोलता मैं थोड़ी बताया, कोई और बताया। यही होता है, नहीं होता? तो रूमर्स फैलते हैं। ये चीज को फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी बातें हो सकती है। अब जैसे मान लो अपने हर्ष और पुष्पा की लड़ाई हो गई। पुष्पा जो है कर रही थी, ऐसी बस कर ही रही थी करके, और ये दूर से देख लिया प्रज्वल कि इन लोग की लड़ाई हो रही है। कौन देख लिया? प्रज्वल देख लिया कि किसकी लड़ाई हो रही है? पुष्पा और हर्ष की लड़ाई हो रही है। वो थोड़े दूर गया, उसका एक दोस्त मिला, उसको बोलता अरे बाप रे ऐसा मारी है पुष्पा, ऐसा मारी है, क्या बताओ। वो दोस्त आगे मान लो संजना मिली, संजना को जाकर बताया अरे रे 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 पुष्पा इतना मारी, हर्ष मर गया रे, हर्ष मर गया। संजना आगे जाके नैया को बता रही है हर्ष तो निपट चुका है, अब उसका वो अंतिम संस्कार करने जा रहे हैं। अब इन लोग बोले चल हम भी चलते हैं। रास्ते में आते आते हर्ष दिख गया, इन लोग जो भागे हैं, ए भैया हनुमान चालीसा पढ़ते हुए भागे। तो प्रॉब्लम है कि नहीं है? अगर ऐसा ऑर्गेनाइजेशन में होने लग जाए, अफवाह होने लग जाए तो गलत है ना। इस चीज को रोकने के लिए हम फॉलो करते हैं स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या बोलता है? कोई भी इंफॉर्मेशन होगी वो टॉप से बॉटम या बॉटम से टॉप की तरफ जाएगी। कहां जाएगी? या तो टॉप से बॉटम या तो बॉटम से टॉप। आ जा भाई। चल अब कैसे बढ़ेगा? तो थोड़ा सा अपन ऊपर करते हैं, आइए और ऊपर। अब ये देखिए, ये उस लाइन को एक्सप्लेन कर रहा है। मान लीजिए टॉप है तो ए को अगर कम्युनिकेट करना है सी से तो कैसे करेगा? ए बी को बताएगा, बी सी को बताएगा। अगर सी को ए से करना है तो सी बी को बताएगा, बी ए को बताएगा। अगर ए को ई से करना है तो ए डी को बताएगा, डी ई को बताएगा। अगर ई को ए से करना है तो ई डी को बताएगा, डी ए को बताएगा। पर मान लीजिए अगर सी ई को कुछ बताना चाहता है, मान लो सी ई को बुलाना चाहता है कि भाई मेरी शादी आना जरूर, मान लो ये इसको बताइए, इसको बताइए, इसको बताइए, इसको बताइए। जिस दिन उसको पता चला इसके बच्चे का मुंडन था, इतना लेट हो गया, दिक्कत है ना। तो कोई ना कोई सिस्टम होना चाहिए जिससे डायरेक्ट बात कर सके। तो वो सिस्टम जिससे डायरेक्ट कम्युनिकेशन सेम लेवल पे कर सकते हैं, दोनों सेम लेवल पे होने चाहिए। अगर दोनों लोअर लेवल पे तो दोनों को किस लेवल पे रहना पड़ेगा? लोअर लेवल पे, तो ही बातें हो सकती है। इस सिस्टम को कहते हैं गैंग प्लैंक। क्या बोलते हैं? गैंग प्लैंक। शॉर्टेस्ट कम्युनिकेशन रूट इन द स्केलर चेन इज कॉल्ड गैंग प्लैंक। डन। इससे क्या होता है? अगर एम्प्लॉय सेम लेवल पे है तो हम लोग अपने सुपीरियर से परमिशन लेते हैं। क्या लेते हैं? सुपीरियर से परमिशन। और परमिशन लेके एक साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं। समझ में आया? पर किससे परमिशन लेनी पड़ेगी? समझ में आ गया ना? क्लियर है? गैंग प्लैंक क्या रहता है? कम्युनिकेशन को छोटा करने का वे। स्केलर चेन क्या बोलता है कि भैया फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी कैसे फ्लो होगी? या तो टॉप से बॉटम या तो बॉटम से टॉप, और एक चेन के थ्रू फ्लो होगा। इससे क्या नहीं क्रिएट होगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन में? रूमर्स। रूमर्स का मतलब अफवाह। ऊपर चलो, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, बचपन में गेम खेलते थे, भले आपको याद होगा नहीं होगा, हम लोग ऐसा ना बचपन बोलते कुछ भी बोलते नहीं चलते थे, हैं? आधा पादा किसने बोल, अरे सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ यार। हाँ, अपन बचपन में ऐसे खेलते थे, ऑर्डर ऑर्डर डब्बे में ऑर्डर, ऐसा अपन बोलते थे। अब पता नहीं कुछ भी खेलते रहते थे, ऑर्डर ऑर्डर डब्बे में ऑर्डर, मायूस मीना ये मीना वो मीना ये ए मीना ए मीना ए मीना ए बट मीना करते रहते थे ना कुछ, है ना? हाँ वो देखो है ना, तो ऐसे कुछ कुछ करते रहते। तो एक टैगलाइन है, वो टैगलाइन थोड़ा सा मतलब ऐसे याद रखने के लिए, ऑर्डर ऑर्डर डब्बे में ऑर्डर की सही जगह कहाँ है? डब्बे। कौन सा दुकान वाला बोलता है ऑर्डर चाहिए, हाँ ले, हाथ आगे बड़ा अमल ले, ऐसा नहीं होता ना। तो ये बोलता है
कि राइट थिंग शुड बी प्लेस्ड एट राइट जॉब, राइट थिंग शुड बी प्लेस्ड एट, हर एक चीज की सही जगह है, भले वो मैन हो भले वो मटेरियल, हर एक चीज की सही जगह है, वो सही जगह होना चाहिए। अगर वो सही जगह नहीं है तो टाइम वेस्ट होगा, टाइम पास होगा, है ना, वो दुर्घटना भी हो सकती है। तो इसलिए हर चीज की एक सही जगह है, आप उसकी सही जगह ही उसे प्लेस करिए। तो राइट थिंग शुड बी प्लेस्ड एट राइट जॉब, इसका मतलब है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। तो ऑर्डर का मतलब समझ गए कि एक सही जगह है और उस सही जगह ही आपको, जैसे टूल्स की सही जगह क्या है, प्लानिंग डिपार्टमेंट की प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, टूल्स खाना पेंचिस ये सब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, समझ गए ना, यही है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। चलो अगला बोलता है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या रहता है, बराबरी। अगर आपके पास दो एम्प्लॉय हैं, दो एम्प्लॉय, तो इनके बीच कोई भी क्या नहीं होना चाहिए, बीवी नहीं होना चाहिए, यानी भेदभाव, क्या नहीं होना चाहिए, इनके बीच बीवी नहीं आनी चाहिए, हैं? अरे इनके बीच भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बीवी, मतलब भेदभाव नहीं करना यार, कोई दिक्कत, किसी भी टाइप से भेदभाव नहीं करना। भेदभाव किस चीजों में हो सकता है, जेंडर, रिलीजन, कास्ट, क्रीड, बहुत सारी चीजें ना, वेजेस, सैलरी, किसी भी काम, कोई भी चीजों पे लेके आप इन दोनों के बीच भेदभाव मत करो। अगर मान लो काम सेम कर रहे हैं तो पेमेंट भी सेम। अगर एक को आप जानते हो एक को नहीं जानते पर फिर भी दोनों को ट्रीटमेंट सेम, इसको बोलते हैं क्या, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। यानी किसी भी तरीके से कोई भी भेदभाव अलाउ नहीं करना है। नो डिस्क्रिमिनेशन शुड बी अलाउड इन द ऑर्गेनाइजेशन, टू वर्कर्स शुड बी ट्रीटेड इक्वली। अब देखो रेम्युनरेशन ऑफ पर्सन और इक्विटी लगभग एक जैसे लगता है ना। अच्छा मैं बोला रमेश और सोहन दोनों काम कर रहे थे, दोनों को अलग अलग पेमेंट मिलता था। रमेश और सोहन एक ही काम करते हैं, दोनों को अलग अलग पेमेंट मिलता था। बताओ कौन सा प्रिंसिपल यहाँ वॉलेट हो रहा है, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी की प्रिंसिपल ऑफ रेम्युनरेशन ऑफ पर्सन? बोलो, कंफ्यूज हो गए ना, कंफ्यूज हो गए ना। अब यहाँ कंफ्यूज होने की बात क्या है, वहां याद करो मैंने आपको बोला था कि एक इंसान और उसका जॉब, ये होगा कंपैरिजन। जब दो इंसान की बात कहां पे होगी, इक्विटी। तो अगर दो इंसान आ गए यानी इक्विटी की बात कर रहा हूं, कौन सा प्रिंसिपल वॉलेट हुआ, इक्विटी। अगर मैं बोलता ना एक इंसान काम बढ़िया कर रहा है पर उसको वेजेस कम मिल रहे हैं, बताओ कौन सा प्रिंसिपल वॉलेट हो रहा है, क्योंकि वहां एक पर्सन एक जॉब के बारे में बात हो रही है, यहाँ दो पर्सन के बारे में बात हो रही है और उनके बीच कंपैरिजन हो रहा है, इक्विटी। जाहिर सी बात, समझ गए। चलिए नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ पर्सन। एक बात बताओ, अच्छा मैं इसका ना एग्जांपल से चालू करता हूं आपको। अच्छा सबको तो पता है, धोनी को तो कौन नहीं जानता है यार, मतलब ऐसी वाली बात है ना, लेजेंड इंसान को कौन नहीं जानता। बट जब वो एंटर किया था, याद होगा आपको, पहले पहले खेलना चालू किया, तो जब पहला मैच खेला था ना बहुत जल्दी आउट हो गया था। सब लोग बोल रहे थे ये क्या प्लेयर लेके आओ, ये क्या है। पहले 2-3 मैच तो बिल्कुल नहीं चला था, बिल्कुल नहीं, मतलब बिल्कुल नहीं। तो इंडियन टीम तो उसको हटा देती तुरंत फट से, पर नहीं, उसके ऊपर भरोसा किया गया। लेकिन नहीं, थोड़ा टाइम लगता है एडजस्ट होने में, टाइम दो ताकि वो एडजस्ट हो पाए। और जिस दिन वो एडजस्ट हो गया फिर दिखाया ना लेजेंड। आज भी नाम मतलब ऐसा है कि दूसरी कंट्री के प्लेयर तक बोलते हैं मेरे को बस धोनी दे दो, फिर देखो क्या कर सकते हैं। सीएसके का देखो कितने बार आईपीएल जीती है, और आरसीबी देखो कितने, मतलब समझ में आ गया, कोई डाउट। तो स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ये बोलता है कि अगर एक एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है तो फ्रीक्वेंट ट्रांसफर या टर्मिनेशन नहीं होना चाहिए। टाइम दो उसको एडजस्ट करने के लिए, काम नहीं कर पा रहा भग से भगा दिया, अरे ऐसे करोगे तो जितना टाइम उस पे दिए हो, जितना ट्रेनिंग उस पे दिए हो, सब बर्बाद हो जाएगा, है ना। So that is why no frequent termination and transfer should be there. They should have a feeling of job security. उनको लगना चाहिए ना हमारी जॉब सिक्योर। ये कौन सा प्रिंसिपल बोलता है, स्टेबिलिटी ऑफ। अगर लोग बार बार डराते रहो ना, भगा दूंगा भगा दूंगा भगा दूंगा, तो उसको मतलब मिलेगा ना, कोई भी जॉब मिली वो भागी जाएगा, दूसरा भगाएगा भगा रे मैं, समझ में आया। अगला प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, कौन सा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। लास्ट दो प्रिंसिपल है, फटाफट खत्म कर लेते हैं। इनिशिएटिव का मतलब रहता है काम का उत्तरदायित्व लेना। क्या, काम का उत्तरदायित्व लेना। ये बोलता है, ये प्रिंसिपल बोलता है वर्कर शुड बी सेल्फ मोटिवेटेड। वर्कर लोग खुद से सेल्फ मोटिवेटेड होने चाहिए, वो लोग खुद से आने चाहिए किसके, मैनेजमेंट के पास, और फ्रूटफुल सजेशन वगैरह देना चाहिए। अच्छे सजेशन दो, सर इससे ना काम और जल्दी हो सकता है। खुद से इनिशिएटिव लो, खुद से आओ, खुद से बताओ। और अगर मैनेजमेंट को उससे फायदा होता है, अच्छा लगता है, तो मैनेजमेंट को उसके बदले उनको रिवॉर्ड भी देना चाहिए, कंपनसेट भी करना चाहिए, पैसा पोजीशन जो भी है वो देना चाहिए। समझ में आया नहीं है? तो प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव क्या बोलता है, खुद से सेल्फ मोटिवेटेड। The worker should be self motivated to give fruitful suggestion to the management, and in return the management should provide what, compensation और reward। ये देख लो,
एनकरेज एम्प्लॉय, वो खुद से ही आना चाहिए, बेसिकली उनको खुद से आना, ये बात याद रखना। डन, समझ में आया? और अगर उन लोग कुछ अच्छा बता रहे हैं तो क्या, दे शुड बी रिवॉर्डेड, यानी पैसा ऐसा मिलना चाहिए भाई, यानी कोई कंपनसेशन मिलना चाहिए। चलिए अगला क्या है, नेक्स्ट। क्रॉप्स नहीं है बे, क्रॉप्स है, ठीक है। एस्पिरिट का मतलब रहता है स्पिरिट, स्पिरिट का मतलब जज्बा, बी का मतलब रहता है ऑफ, कॉप्स का मतलब कोऑपरेशन, स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन यानी जज्बा एक साथ मिलके काम करने का, है ना? समझ में आया? ये क्या बोलता है, मैनेजमेंट को ना टीम स्पिरिट प्रमोट करनी चाहिए, काम यूनिटी में होना चाहिए, एक साथ मिलके करना चाहिए। आई शुड रिप्लेस विथ वी, यानी मैनेजर को कभी ये नहीं बोलना चाहिए कि मैंने किया, मैंने जो काम किया मैं एक्सपर्ट हूं, नहीं, ऐसा नहीं। क्या बोलना चाहिए, हमने सबने मिलके काम किया, हम सब उस काम को मिलकर अंजाम दिया, हम सब एक्सपर्ट हैं, ये कहना चाहिए। तो इससे क्या है, उनको भी अपनापन लगता है, तो स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन यानी एक दूसरे की मदद करने का मन करता है, टीम स्पिरिट बना रहता है, उनका ऊंचा रहता है टीम स्पिरिट, फिर ऐसी टीम को कोई हरा नहीं पाता। वही बोल रहा है, एवरीवन यानी एम्प्लॉय शुड फील अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड म्यूचुअल ट्रस्ट। ये तभी होगा जब आप आई को रिप्लेस करोगे इसके साथ वी को, है ना? आई को रिप्लेस करोगे वी से, ठीक है। और क्या बोलता है, टीम स्पिरिट को प्रमोट करो, क्या करो, यानी एक साथ मिलके। समझ में आ गया? तो ये प्रिंसिपल बहुत ही सिंपल बात करता है, ये बोलता है कि मैनेजर को हमेशा क्या करना चाहिए, सबको लेकर चलना चाहिए, एक टीम की तरह बढ़ना चाहिए आगे, हमेशा मैं नहीं करना चाहिए, हम करना चाहिए, ये हमने एक साथ मिलकर। मेरे ख्याल से आपको पूरे 14 प्रिंसिपल्स क्लियर हो गए हैं, कोई भी डाउट नहीं है? नहीं सर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।